नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हर बार की तरह कुछ नई इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मैं शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मुझे एक क्लाइंट है, अपने व्यूअर है यूट्यूब के, उन्होंने एक मुझे क्वेश्चन पूछा था। सर, मेरा मॉर्गेज लोन है और मॉर्गेज लोन में मेरा जो अमाउंट है वो 20 लाख रुपए से कम है। क्या मेरा प्रॉपर्टी, क्या वो डीआरटी में मेरा केस जाएगा? क्या सरफेसी के प्रावधान जो है मुझे लागू होंगे? मतलब बैंक मेरे ऊपर सरफेसी की कार्रवाई कर सकती है, सरफेसी एक्ट के अंतर्गत 13(2) का, 13(4) का नोटिस भेज सकती है, मेरे प्रॉपर्टी के ऊपर पोजीशन ले सकती है। तो ये जो प्रश्न उन्होंने मुझे पूछे, मैंने उनको बोला कि हाल ही में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय का एक जजमेंट आया है। वो एक जजमेंट मैं आपको एक वीडियो उसका बना के दूंगा। उसमें आपको अच्छे से मैं एक सारी चीज़ें इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, जो जजमेंट आप स्क्रीन पे के ऊपर देख रहे हैं, यही जजमेंट है। ये जजमेंट मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि ये केस क्या था और इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने क्या बोला गया, क्या जजमेंट ऑर्डर किया, ये मैं इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। अब पहले आप यहाँ पे देखिए कि ये जजमेंट का नाम है गुलाम सबीर एंड अनदर वर्सेस पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड। ये जो दोनों में जो डिस्प्यूट था, ये जो गुलाम साबिर जो है ये लोन बोरावर थे और पिरामल कैपिटल ने उनको जो है लोन जो है दिया था। अब यहाँ पे इस केस के फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में मैं यहाँ पे बताऊंगा। इस केस के फैक्ट्स ये थे। द पिटिशनर हैड अवेल्ड ऑफ a home loan for an sum of rupees 13,20,800 from the respondent number 1 on September 19, 2023 against the security of an equitable mortgage। मतलब इन्होंने क्या किया था, एक मॉर्गेज लोन उन्होंने लिया था 13,20,800 रुपये का। सितंबर 19 को, मतलब 19 सितंबर 2023 में इन्होंने ये लोन लिया था, मॉर्गेज लोन लिया था। अब आगे क्या होता है देखिए। थ्रू द पिटिशनर मेड सर्टन payment towards the liquidation of the loan, they were unable to clear the entire outstanding amount. Thus, there were a default on the part of petitioner in repayment on loan. The petitioner account was classified as a non-performing asset on सितंबर 3, 2024। मतलब करीबन पकड़ लीजिए दोस्तों कि एक साल में ही इनका क्या था कि वो लोन जो है वो एनपी के कैटेगरी में चला चला गया, क्योंकि उन्होंने जो है ईमाइल जो है डिफॉल्ट कर दिया। तो आगे इसमें लिखा है, अपॉन द पिटिशनर क्रेडिट फैसिलिटी बीइंग क्लासिफाइड इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट, द रिस्पोंडेंट नंबर 1 issued a notice under section 13(2) securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest act 2002। मतलब ये जो सरफेसी एक्ट है शॉर्टकट में 2002 का, इसके तहत इन्होंने क्या किया, 13(2) का नोटिस उनको भेजा, मतलब डिमांड नोटिस उनको भेजा। जो सबसे पहले आप ये याद रखना दोस्तों कि जब भी आपका कोई मॉर्गेज लोन होता है, उसका आपका 3 ईएमआई अगर बाउंस हो जाता है तो वो लोन जो अकाउंट है वो एनपीए के कैटेगरी में आ जाता है, मतलब वो नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाता है। और बैंक सबसे पहला उनको ये जो नोटिस देती है, वो देती है सेक्शन 13(2) का, जो सरफेसी एक्ट में जो सेक्शन है उनके तहत डिमांड नोटिस उनको भेजती है। कि इन्होंने क्या किया था, फिर बैंक वालों ने सितंबर 14, 2024 द डिमांड इज इन दिस नोटिस बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 1 फ्रॉम द पिटिशनर वाज रिकवरी ऑफ सम ऑफ रुपीज 13,86,000 एंड सो एंड सो। मतलब इन्होंने क्या किया कि ये 13(2) के तहत दो डिमांड नोटिस भेजा। वो कितने रुपए का भेजा, 13 लाख का 86,974 रुपए का, ये समथिंग ये जो नोटिस उन्होंने भेज दिया कि आप इतना पैसा आप पे करिए और ये नोटिस आपको हम 13(2) के तहत भेज रहे हैं, नहीं तो फिर हम आपके ऊपर सरफेसी एक्ट के अंदर कार्रवाई करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी हम पोजेशन लेंगे, उसकी नीलामी करेंगे। अब आगे क्या है देखिए, इट इज इन दिस फैक्चुअल concept that the writ petition has been filed challenging the authority of the respondent to invoke the provision of the said act। अब ये पिटिशन ही इसी के लिए किया था कि ये जो
प्रोविज़न उन्होंने लाना चाहते हैं, ठीक है? ये प्रोविज़न ही गलत है। सरफेसी एक्ट की नोटिस ही गलत हमें भेजी गई है। अब ये आगे क्या लिखते हैं देखिए, आगे क्या है फैक्ट। द पिटिशनर चैलेंज द क्वेश्चन द रूट ऑफ अथॉरिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट, व्हिच इज़ a housing finance company registered under Section 29A of the National Housing Bank Act 1987। मतलब ये जो कंपनी पिरामिड कैपिटल थी, ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी और रजिस्टर्ड 29A के तहत नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट के तहत ये जो है रजिस्टर हो गई थी। To invoke the provisions of the SARFAESI Act for recovery of a secured debt below rupees 20 lakh, consequently, the petitioner uh, challenged the enforcement of power by a statutory authority under the said Act at the behest of the respondent to receive, try, entertain any application by the secured creditor classified as a NBFC below their sold limit of 20 lakh। मतलब ये जो एनबीएफसी कंपनी है और इसको जो रूल्स था ये 20 लाख का, वो 20 लाख का रूल्स ये उनको एप्लीकेबल होता है। मतलब 20 लाख के नीचे अगर किसी का लोन अमाउंट रहेगा तो वो सरफेसी के एक्ट में जो है 13(2) की नोटिस इन्होंने नहीं भेजनी चाहिए, क्योंकि 20 लाख के ऊपर का जो लोन है वो जो लोन ही बस वो क्या करते हैं, मतलब सरफेसी एक्ट में वो जो है उनको लागू होता है। 20 लाख अबव लोन होता तो ये 13(2) का नोटिस जो है हम लागू होता, क्योंकि ये एनबीएफसी कंपनी है और इनको 20 लाख का रूल एप्लीकेबल होता है, ऐसा इनका मतलब हमारे पिटिशनर का कहना है कि ये 13(2) का नोटिस गलत है, क्योंकि हमारा अमाउंट जो है 13 लाख कुछ 86,000 का ही है। ठीक है, तो द रिस्पोंडेंट नंबर, अभी इन्होंने जो बैंक थी मतलब एनबीएफसी कंपनी, इन्होंने क्या कहा, तो रिस्पोंडेंट नंबर 1 इज द एचएफसी अंडर द एक्ट ऑफ ए 1987। इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द एक्ट 1987। मतलब इनका ये कहना था कि हमारी कंपनी एनबीएफसी नहीं है, हमारी कंपनी जो है ये एचएफसी है, मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ऐसा इनका कहना था। Pursuant to the press release August 13, 2019 by the Reserve Bank of India, all HFC would be treated as one of the categories of NBFC. As stated, HFC will be herefore be treated as one of the categories of non-banking financial companies. Regulatory purpose: Reserve Bank will carry out the review the extent regulatory framework applicable to the HFCs and come out with revised regulation in due course। मतलब जो रिजर्व बैंक ने ऑलरेडी जो अगस्त 13 2019 को जो एक नोटिफिकेशन निकाला था, वो नोटिफिकेशन में ये कहा था कि एचएफसी जो है वो भी एनबीएफसी ही कहा जाएगा। ये इन्होंने जो है नोटिफिकेशन निकाला था, मतलब उसको एनबीएफसी के एचएफसी को भी एनबीएफसी के तहत ही ट्रीट किया जाएगा, ऐसा रिजर्व बैंक का जो है नोटिफिकेशन कहता है। By the notification dated February 24, 2020, NBFC were entitled to invoke the provision of the said Act for secured debt of rupees 50 lakh and above। मतलब जो रिजर्व बैंक ने जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ये बोला गया था, मतलब 2020-24 फरवरी का, कि एनबीएफसी कंपनी जो सरफेसी एक्ट की जो प्रोविजन कब इन्वोक कर सकती है, जब 50 लाख के ऊपर अगर लोन होगा तो ही ये प्रोविजन फिर आप मतलब सरफेसी एक्ट उनको लागू होगा। फिर वो 13(2) के नोटिस के तहत मतलब सरफेसी एक्ट के तहत उनका प्रॉपर्टी जो है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है उसकी नीलामी कर सकती। फिर बाद में एक नोटिफिकेशन आया, अमेंडमेंट हुआ। द अमेंडमेंट ऑफ फरवरी 12 2021 रिड्यूस्ड देयर सोल्ड अमाउंट ऑफ 20 लाख, which means presently a NBFC will be only able to invoke the provisions of the said act if the secured debt is of the is of rupees 20 lakh and above। बाद में जो अमेंड हुई तो उसमें अमेंडमेंट में ये कहा गया कि अब जो एनबीएफसी या फिर बैंक जो होगी वो इस नोटिफिकेशन के तहत अ, जो लोन अमाउंट है वो 20 लाख के अबव होगा तो ये जो है सरफेसी एक्ट के अंदर वो कार्रवाई कर सकते हैं। अब पहले क्या था, 50 लाख के ऊपर ही कार्रवाई कर सकते थे सरफेसी एक्ट के अंदर। अब क्या हुआ, इस अमेंडमेंट के तहत 20 लाख एंड अबव के
प्रॉपर्टी लोन के लिए भी ये जो है सरफेसी एक्ट लागू हो गया। मतलब अभी आप ये समझ लीजिए कि ये मैं आपको पूरा जजमेंट आपको एक सिंपल वे में बताऊंगा कि अब इनका क्या कहना था। ये जो पिरामल कैपिटल वाले हो, ये इनका कहना था कि हम बस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नहीं, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ये जो है एनबीएफसी कंपनी मानी जाएगी। अब ये बोल रहे थे कि नहीं, हम एनबीएफसी नहीं है। अब यहाँ पे जो जो नोटिफिकेशन के तहत हमारे जो लोन बोरावर थे, पिटिशनर थे, उन्होंने ये बोला कि ये एक एनबीएफसी कंपनी है और इनको ये जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं कि ये 20 लाख के ऊपर ही मतलब जो है ये सरफेसी एक्ट जो है कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमने ये बोला, पिटिशनर ने ये बोला था। अब हुआ क्या कि आगे जाके पढ़ते हैं कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 कैन नॉट बी डिफाइंड एज ए एनबीएफसी एज इट इज अ एचएफसी। मतलब ये बोले कि पिरामल वाले कि एनबीएफसी नहीं है, हम एचएफसी है। सिंस इट इज कैनॉट बी डिफाइंड एज एन एनबीएफसी, द क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टू नोटिफिकेशन ऑफ फेब्रुआरी 24 2020 का एज अमेंडेड बाय द नोटिफिकेशन ऑफ फेब्रुआरी 12 2021 डज नॉट अराइज। मतलब इनका यही कहना था जो मैंने आपको बोला कि हम एनबीएफसी नहीं है, हम एचएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो आगे पढ़ते जो मैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पैरा ही आपको यहाँ पे बताऊंगा, ज़्यादा कुछ आपको बड़ा वीडियो ना हो जाए। मेन चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा बस। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन फर्दर क्लैरिफिकेशन हैज़ बाय द नेम इंक्लूडिंग 15 एनबीएफसी इन डिफरेंट कैटेगरी इट इज इन इट्स रिलीज ऑन सितंबर 14 2023 where the name of the respondent number 1 appears at the serial number 6 as NBFC UL and NBFC is in category of non-deposit taking HFC। जी एनबीएफसी कौन कौन सी कंपनी, एक रिजर्व बैंक ने एक क्लैरिफिकेशन किया था जिसमें 15 एनबीएफसी कंपनी है, ऐसा रिजर्व बैंक ने खुद ही ने कहा था। जिसमें ये जो पिरामल कैपिटल है उसका नंबर 6वें नंबर पे मतलब उसमें डाला, रिजर्व बैंक में बोला था कि ये भी एक एनबीएफसी कंपनी है। तो ये भी जो क्लैरिफिकेशन आरबीआई का, वो हमारे पिटिशनर है वहाँ पे हाई कोर्ट में बोला कि ये कंपनी एनबीएफसी है और ये 20 लाख के ऊपर ही सरपेसी में जो है कार्रवाई कर सकती है। तो ये सारे जो एविडेंसेस है, नोटिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशन है, ये सारे जो है पिटिशन में पिटिशनर ने बोले। इन द व्यू ऑफ, अभी हाई कोर्ट ने क्या बोला, माननीय हाई कोर्ट ने, इन व्यू ऑफ अपर सेट of the opposite, it is clear that respondent has been the specifically notified as the NBFC and it is thus securely covered by the opposite notification. It is bound to be their sole limit as said herein। मतलब हाईकोर्ट ने ये बोला कि ये जो पिरामल कैपिटल है ये एचएफसी नहीं है, मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं है, एनबीएफसी है। ये ऐसे ऊपर के जो नोटिफिकेशन जो है इनको भी लागू होते हैं। सिंस द क्लेम, मतलब ये ऑर्डर क्या किया है देखो माननीय हाई कोर्ट ने, अब ये ऑर्डर मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। सिंस द क्लेम ऑफ द रिस्पोंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज बिलो ₹20 लाख as stated in notice under 20 under section 13(2) of the said act, the respondent cannot undertake any action under the said act being hit by the threshold limit set forth of notification dated 12/1/2021 का। मतलब ये जो 13/2 का नोटिस ये गलत है, इन्होंने भेजा हुआ, क्योंकि 13/2 ये नोटिस भेज ही नहीं सकते ये नोटिफिकेशन के तहत, ठीक है। तो ये जो 13/2 का नोटिस है वो गलत है, ऐसा हाईकोर्ट ने बोला। सिंस द रिस्पोंडेंट कैन नॉट इन्वेक द प्रोविजन ऑफ एक्ट 2000 तो एनी एक्शन टेकन बाय द देम देयर अंडर इज विदाउट जुरिडिक्शन एंड इट इज अकॉर्डिंगली सेट असाइड। मतलब इन्होंने जो 13/2 के तहत उनको नोटिस भेजा था, वो सरफेसी एक्ट के अंदर उन्होंने कार्रवाई चालू की थी, वो जो है सेट असाइड कर दी माननीय हाई कोर्ट ने। और दिस विल however not preclude the respondent from undertaking necessary step as available to the under the law and recover the outstanding amount from the petitioner as may be advised। मतलब इसको छोड़ के, मतलब सरफेसी को छोड़ के आपको दूसरे भी लीगल जो जो भी प्रोविजंस होंगे उनके तहत आप पिटिशनर से लोन वसूल करिए, बट आप ये सरपेसी के प्रावधान, मतलब सरपेसी कायदा, इनको जो एक्ट है उनको लागू नहीं होगा, ऐसा हाईकोर्ट ने बोला।
अब ये पूरा जजमेंट यही मैंने आपको समझाया, ये ऑर्डर आपको मैंने समझाया कि एक शॉर्टकट में एक आपको अगर जजमेंट को आप कंक्लूड करेंगे तो आप ये जो हमारे client ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर 20 लाख के नीचे क्या मेरे लोन जो मॉर्गेज लोन के ऊपर एक्ट में मुझे लागू होगा क्या? सरफेसी एक्ट के तहत 13(2), 13(4) और फिर पोजीशन का नोटिस आएगा डीएम या फिर सीजीएम से, और फिर मेरा प्रॉपर्टी ऑक्शन होगा क्या? तो मैं यहाँ पर उनको समझाना चाहूँगा, और जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी मैं ये समझाना चाहूँगा कि 20 लाख के नीचे अगर कोई लोन आपके पास है तो कोई भी एनबीएफसी और बैंक आपको सरफेसी एक्ट के तहत नोटिसेस नहीं भेज सकती, और आपको सरफेसी एक्ट के तहत जो है का आपके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। तो बस ये मैं आपको ये जजमेंट इस वीडियो में आपको समझाना चाहता था। तो दोस्तों, ये वीडियोस आप अगर आप देखते हो, आपको अच्छे लगते हैं, तो ज़रूरतमंद लोगों के पास ये वीडियोस आप शेयर करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो ऐसी जानकारी नहीं रहती जिनको ये सच में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये सरफेसी का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सरफेस एक्ट का। तो उनके पास आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करते रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियोस को आप ज़रूर लाइक करिए। और दोस्तों, नए नए ऐसे ही नए नए अपडेट जानकारी पाने के लिए अपने इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।